देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या मराठा आरक्षण आंदोलन किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाएगा? क्या मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देना संभव है? क्या वाकई महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली तबके को आरक्षण की जरूरत है? इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले आपका परिचय एक इत्तेफाक से कराते हैं। 1982 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र के जाने माने नेता अन्ना साहेब पाटिल कर रहे थे। तब कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। वो पूरी कहानी आगे आपको बताएंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार की बेरुखी का नतीजा ये हुआ कि अन्ना साहेब पाटिल ने दुखी और निराश होकर 23 अप्रैल 1982 को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद भी आंदोलन चला, थमा, फिर चला, लेकिन उसको रवानगी दी मनोज जरांगे पाटिल ने। संयोग देखिए कि 1982 में 23 अप्रैल को अन्ना साहेब पाटिल ने आत्महत्या की और उसी साल उनकी मृत्यु के 99 दिन बाद 1 अगस्त 1982 को मनोज जरांगे पाटिल का जन्म हुआ, जिस वक्त मराठा आरक्षण आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। मराठा आरक्षण से पहले मराठाओं के इतिहास को समझ लीजिए। मराठा समुदाय की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण से हुई। इस समुदाय के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक फैले हुए हैं, लेकिन इनकी सघन और प्रमुख आबादी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और नेपाल में मराठों को मरहट्टा नाम से जाना जाता है और वो वहां भी इस नाम से पाए जाते हैं। इनकी पहचान इनकी साहस और वीरता से होती है। इतिहास की गाथाएं बताती हैं कि मराठों ने हिंदू धर्म के रक्षक और संरक्षक की पहचान बनाई। इस जाति में सबसे चमकता नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की नींद हराम कर दी थी और उसे दक्कन के पार कभी ताकत के साथ उभरने नहीं दिया। जिन्होंने औरंगजेब की सेना के एक प्रमुख योद्धा अफजल खान को अपने बगनखे से मार गिराया था। वीर शिवाजी की वो परंपरा, साहस और वो संस्कार, वीरता की वो संस्कृति आज भी मराठों के खून में रची बसी है। आज के महाराष्ट्र में मराठों की आबादी करीब 28% है, यानी इन्हें नजरअंदाज करके कोई सरकार नहीं चला सकता। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र के 40% से ज्यादा विधायक और सांसद मराठा समुदाय से होते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लगभग 45% सीटें मराठों को मिलती रही हैं। अगर महाराष्ट्र की सरकार में यानी कि कैबिनेट में मराठों की हिस्सेदारी देखें तो 50% से ये हमेशा ज्यादा रही है। 1980 के दशक में अपवाद स्वरूप ये थोड़ा कम जरूर हुआ था। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक राज्य में 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें 12 मराठा समुदाय से ही रहे हैं। इनमें यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक कई प्रभावशाली नाम हैं, जिन्होंने राज्य की बागडोर संभाली या आज भी संभाल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक सत्ता का सामाजिक और आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध नहीं दिखता, इसलिए मराठों के लिए उसके आंदोलनकारी नेता गाहे बगाहे आरक्षण की मांग करते रहे हैं, अन्ना साहेब पाटिल से लेकर मनोज जरांगे पाटिल तक। लेकिन इस वक्त मराठा आरक्षण का प्रश्न और आंदोलन अगर राष्ट्रीय सुर्खियां बना हुआ है तो इसके पीछे मनोज जरांगे का जन आंदोलन है। जरांगे के आंदोलन का असर यह हुआ कि 20 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का बिल पास किया। ये बिल विधानसभा में पास हुआ था, विधान परिषद में नहीं। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण है। अब मराठाओं के लिए 10% आरक्षण जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 62% हो जाती, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पहले से गाइडलाइन है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मनोज जरांगे इसी तकनीकी पॉइंट को पकड़कर ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें चाहे 10% आरक्षण मिले या 20%, इससे उन्हें मतलब नहीं है। बस उन्हें आरक्षण अलग से नहीं बल्कि ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के अंतर्गत कुणबी समाज के रूप में
मिलना चाहिए। जरांगे का कहना है कि मराठे भी कुणबी ही हैं, जबकि महाराष्ट्र की आरक्षण व्यवस्था में कुणबी को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिला है, लेकिन मराठों को नहीं। मनोज जरांगे की ये भी दलील है कि कुणबी एक सीमांत किसान जाति है, यानी मामूली जमीन वाली, यानी कि हाशिए पर खड़ी जाति। वही जाति खेती करती थी, लेकिन जब मुगलों के खिलाफ वीर शिवाजी ने जंग छेड़ी तो कुणबी सैनिक भी बन गए और मराठा कहलाए। 1948 में जब तक निजामों के राज के अंतर्गत मराठवाड़ा इलाका आता था, तब तक मराठाओं को कुणबी में ही माना जाता था। जरांगे चाहते हैं कि उन्हीं हालात को फिर से आजमाया जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अलग से 10% या 16% मराठा आरक्षण कई बार अदालत की चौखटों पर दम तोड़ चुका है। 2014 में पृथ्वीराज चौहान सरकार मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाई थी। उसी साल विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस एनसीपी की चौहान के नेतृत्व वाली सरकार हार गई थी और बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी। जिस वक्त सरकार बनी थी, कमोबेश उसी वक्त नवंबर 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने भी मराठाओं को 16% आरक्षण का प्रावधान किया। अब की बात अदालत ने थोड़ी नरमी बरती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण की सीमा 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दी। 2019 में फडणवीस की भी सरकार चली गई और आरक्षण का ये मसला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस सरकार के इस फैसले को भी रद्द कर दिया। जिस वक्त मनोज जरांगे का मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 26 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 13वीं पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज और तब बीजेपी के राज्यसभा सांसद संभाजी राजे ने मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। तब भी आजाद मैदान मराठा युवकों के जोश से भर गया था, यानी कि शिवाजी के राजघराने से आने वाले संभाजी राजे हों या फिर एक बेहद साधारण किसान परिवार से आने वाले मनोज जरांगे पाटिल। सबकी लड़ाई और आंदोलन जन विश्वास के साथ शुरू हुई, लेकिन सत्ता और सियासत से टकराकर किसी ठोस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। बात सिर्फ मराठा आरक्षण की ना करके समूचे आरक्षण की करें तो भारत में इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई थी, बल्कि एक मराठा राजा ने ही राजतंत्र के दौर में आरक्षण की व्यवस्था की थी। उनका नाम था शाहूजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। उनका जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु 1922 में हुई थी। अपने 48 साल के संक्षिप्त जीवन काल में ही शाहूजी महाराज ने कई ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जिसने मराठा साम्राज्य ही नहीं, कोल्हापुर के राजवंश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में बदलाव की एक सार्थक पहल की। 1902 में शाहूजी महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में 50% सीटें पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षित करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था लागू करने में मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। आज से 100 साल पहले की एक घटना है। शाहूजी महाराज ने अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाए थे। उनमें ही एक दलित कर्मचारी गंगाराम रहते थे। एक बार राजमहल के भीतर एक मराठा सैनिक शांताराम और ऊंची जाति के कुछ लोगों ने मिलकर गंगाराम को बुरी तरह पीटा था। उनका आरोप था कि गंगाराम ने दलित होकर भी राजमहल में बने तालाब के पानी को छुआ था और उसे अपवित्र किया था। जिस समय घटना हुई उस समय शाहूजी महाराज कोल्हापुर में नहीं थे। उनके आने पर गंगाराम ने अपनी आपबीती रोते रोते सुनाई। शाहूजी महाराज इससे इतना नाराज हुए कि उन्होंने शांताराम को हंटर से पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने गंगाराम से कहा कि तुम अपना काम शुरू करो। उसके लिए शाहूजी महाराज ने चाय की दुकान खुलवाई। दुकान तो खुल गई, दुकान साफ सुथरी भी थी।
चाय भी अच्छी बनती थी। दुकान का नाम भी गंगा राम ने सत्य सुधारक रख दिया था। लेकिन मराठा प्रभुत्व वाले इस इलाके में तब ऊंची जातियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई अछूत उन्हें चाय पिलाने की हिमाकत करे। ये बात जब शाहूजी महाराज को पता चली तो वो खुद गंगा राम की दुकान पर चाय बेचने के लिए पहुंचे, बल्कि अपने कर्मचारी के लिए भी ये तय कर दिया कि वो वहीं जाकर चाय पिए। अब भला कौन अपने राजा के हुक्म को मानने से इनकार करता। एक मराठा राजा ने सिर्फ मराठा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन वो आरक्षण शक्तिशाली मराठाओं के लिए नहीं था। 1922 में शाहूजी महाराज के असामयिक निधन के 25 साल बाद देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के साथ ही राजशाही का खात्मा हुआ। लोकतंत्र के इस दौर में महाराष्ट्र के सबसे मजबूत मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग अक्सर प्रबल होती रही है। शाहूजी महाराज के निधन के 60 साल बाद 1982 में कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र के जाने माने नेता अन्ना साहेब पाटिल ने मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। मथाड़ी समुदाय से अन्ना साहेब पाटिल ने 1980 के दशक में आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाकर मराठा समुदाय के हितों की बात की थी। पाटन तालुक के एक छोटे से गांव मंदरुल कोले में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पाटिल के शुरुआती साल कठिनाइयों और मेहनत से भरे रहे। वो मथाड़ी समुदाय से थे जिसके लोग सिर पर बोझा ढोने से जुड़े काम करते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का समुचित अवसर नहीं मिला। गरीबी और बेबसी ऐसी रही कि उनका बचपन मुंबई में गन्ने के खेतों में काम करते और बाद में एक लकड़ी मिल में मजदूर के रूप में काम करते हुए गुजरा। बचपन की इस गरीबी ने अन्ना साहेब पाटिल को अपनी जाति की सामूहिक गरीबी से लड़ने की ताकत दी। अपने गांव से लेकर मुंबई तक उन्होंने अपने समुदाय के लोगों की विपन्नता देखी, उनका संघर्ष देखा। रोजी रोटी की तलाश में पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर के सुदूर ग्रामीण अंचलों से निकले अपने समुदाय के लोगों को बहुत कम मजदूरी पर मजबूरी में काम करते भी उन्होंने देखा। इसलिए 1960 के दशक में अन्ना साहेब पाटिल ने बुनियादी सुविधाओं, पर्याप्त मजदूरी, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए मथाड़ियों के संघर्ष का नेतृत्व किया। उस संघर्ष ने रंग दिखाया, जिसके कारण मथाड़ी वर्कर एक्ट बना। 5 जून 1969 को अस्तित्व में आया ये कानून मैनुअल मजदूरों, विशेष रूप से महाराष्ट्र में माल की लोडिंग और अनलोडिंग में शामिल लोगों के रोजगार और कल्याण को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इस पहली जीत से अन्ना साहेब पाटिल की एक बड़ी पहचान बनी। वो कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उभरे। वो एमएलसी बने तो उस प्रभावशाली पद का इस्तेमाल करके मथाड़ी समुदाय के आरक्षण के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत होते होते अन्ना साहेब को लग गया कि केवल मथाड़ी ही नहीं बल्कि मराठा समुदाय की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने राज्यव्यापी दौरा किया। 22 मार्च 1982 को उन्होंने मुंबई में एक विशाल मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें जाति की बजाय आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण की मांग की गई। पाटिल के अखिल भारतीय मराठा महासंघ द्वारा आयोजित इस मार्च में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के समक्ष 10 मांगों का एक चार्टर प्रस्तुत किया गया, जिसमें आर्थिक आधार पर कोटा और कृषि उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारण शामिल था। तब पाटिल ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन उनकी धमकी को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबा साहेब भोसले की सरकार ने महज एक बंदर घुड़की समझा। राज्य सरकार उनकी मांगों से सहमत नहीं हुई। अपना वचन निभाते हुए 23 मार्च 1982 को अन्ना साहेब ने खुदकुशी कर ली। लेकिन उनकी मौत पर खड़ा आंदोलन आज भी कई रूपों और स्वरूपों में प्रकट होता रहता है। मराठा आरक्षण की मौजूदा मांग आर्थिक आधार पर आरक्षण की नहीं बल्कि ओबीसी में कुनबी को मिलने वाले आरक्षण में शामिल करने की है। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठों में गरीब किसानों के एक उपजाति कुनबी को ओबीसी की सूची में शामिल किया था। यहीं से मराठा समुदाय की मांग कुनबी में खुद को शामिल करने और ओबीसी के तहत आरक्षण दिए जाने के रूप में शुरू हुई। 1982 से 2022 आते आते 40 साल में हालात बहुत बदल चुके हैं। मनोज जरांगे के अनशन और आंदोलन का इतना असर जरूर हुआ कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नई सिफारिशों को आधार बनाते हुए विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पेश किया गया था।
रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने राज्य में 2.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार की। ये जनवरी 2024 की बात है। उस रिपोर्ट के अनुसार मराठों के 84% परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते, इसलिए वो इंदिरा साहनी मामले के मुताबिक आरक्षण के पात्र हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र था कि महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके कुल किसानों में 94% मराठा परिवारों से हैं। यानी राज्य में सबसे ज्यादा विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक देने वाले समुदाय की अपनी माली हालत बहुत खराब है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आरक्षण की मांग के पीछे कितनी बड़ी तीव्रता काम कर रही है। फिर भी सवाल ये है कि क्या ओबीसी में मराठों को शामिल करके उन्हें आरक्षण दे देने से उस समुदाय की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी? सरकार से लेकर समाज और सिस्टम के सामने ये सवाल एक बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ा है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।